नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस सूची में 8 महिला अधिकारी भी शामिल है। सबसे ज्यादा चर्चा उन 3 महिला आईएएस अधिकारियों की हो रही है जिन्हें महज 6 महीने पहले अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब उनका तबादला कर दिया गया। सरकार तक लगातार शिकायतें पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं राज्य कर विभाग के अधिकारी संदीप भाग्या का भी तबादला ऐसे समय में हुआ है जब उनके खिलाफ विभाग के कई अधिकारियों ने व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अब सवाल यह है कि क्या ये तबादले सिर्फ नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर सरकार ने अधिकारियों के कामकाज और जवाबदेही के आधार पर सख्त संदेश देने की कोशिश की है। क्या 6 महीने किसी अधिकारी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय होता है? अगर शिकायतें थी तो क्या पहले सुधार का अवसर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह के लगातार तबादले प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे या फिर अधिकारियों में अस्थिरता बढ़ाएंगे? इन सवालों के बीच योगी सरकार का ये फैसला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकाओं में चर्चा का विषय बन गया है। इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। अनिकेत, जिस तरह से देखा जा रहा है यूपी में 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, काफी बड़ा फैसला लिया गया है ये। आप बिल्कुल देखिए, अगर सभा बात करें जिस तरह से आईएएस की जो सूची सामने आई है उसमें संस्कृति विभाग हो या फिर ऊर्जा विभाग हो या फिर हम बात करें चिकित्सा विभाग की, तो इन 3 विभागों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अगर हम बात करें साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो तमाम जो शिकायतें मिल रही थी स्वास्थ्य विभाग की, जो अव्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग को देखने को मिल रही थी, तो उसमें कहने के परिवर्तन करने को देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें ऊर्जा विभाग की, तो ऊर्जा विभाग में जो रिया केजरीवाल जो एमडी हुआ करती थी, उनको लेकर भी तमाम शिकायतें थी कि वो पूरी तरह से मध्यांचल को संभाल नहीं पा रही है। तो उनकी जगह पर जो नए आईएएस है उनकी नियुक्ति कर दी गई है, जो संदीप भाग्या है उनको एमडी बना दिया गया। इसी तरह से अगर हम बात करें संस्कृति विभाग में जो विशाल सिंह जो आईएएस डीआई है उनको ऊपर संस्कृति विभाग का अतिरिक्त चार्ज था, वो चार्ज उनके ऊपर से हटा दिया गया है। वहीं दीपा रंजन की अगर बात करें तो दीपा रंजन को संस्कृति विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। और रीवा की अगर बात करें डॉक्टर आईएएस जे रीवा की, तो उनको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही सारिका मोहन की अगर बात करें, सारिका मोहन को निबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। और अगर हम बात करें सुधा वर्मा की, उन्हें समायुक्त में उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें संजय कुमार सिंह की, तो उनको निदेशक संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और अगर हम बात करें राकेश कुमार पटेल की, तो उनको आजमगढ़ का सीडीओ बनाया गया है। वहीं जल प्रवेश की अगर हम बात करें तो उनको विशेष सचिव वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन बनाया गया है। आलोक कुमार की अगर हम बात करें तो उनको सीडीओ बलिया बनाया गया है। वहीं अजय कुमार गौतम की अगर हम बात करें उनको राजकर्ता गौतम बुद्ध राजकर बनाया गया है। वंदना वर्मा की हम बात करें उनको सहकारी चीनी संघ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये तमाम जो अधिकारी हैं उनके जो विभाग हैं उनके विभागों में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला है। साफ तौर पर बात करें जिस तरह से अलग अलग विभागों में जो तमाम शिकायतें थी, जैसे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या विभाग की बात करें, संस्कृति विभाग की बात करें, तो उन विभागों में जो लगातार शिकायतें चल रही थी, तमाम जो उनके जो एमडी जो अधिकारी थे वो पूरी तरह से विभाग को पूरी तरह से नहीं संभाल पा रहे। तो उन शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कल देर रात की लंबी सूची जो फहरिस्त है वो सामने निकल कर आई, जिसमें तमाम उनके कार्य बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनिकेत, देखा जाए तो शिकायतों के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए। लगातार शिकायतें मिल रही थी इन आईएएस अधिकारियों के नाम पर और अब जो है इस वजह से उनका तबादला कर दिया गया। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सभा ये निर्देश है कि तमाम जो विभाग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तमाम जो योजनाएं हैं उनको साक्षरता से उनको धरातल पर उतारना है। उस दिशा में लगातार जो दिशा निर्देश है समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों को बैठकों के माध्यम से देते रहते हैं, फिर वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर उनसे संवाद करने के बात से। अब जिस तरह से लगातार, जैसे कि मैंने बताया कि विभागों में अस्थिरता और व्यवस्था देखने को मिल रही थी। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे थे कि जो पीएससी और जो पीएचसी है, तमाम जो सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था तमाम मरीजों को नहीं मिल रही है। तो उस शिकायतों को कहने के ध्यान में रखते हुए जो बदलाव है देखने को मिला है वहाँ पर। वहीं अगर ऊर्जा विभाग की बात करें तो रिया केजरीवाल लंबे समय से यहाँ पर एमडी मध्यांचल का भार संभाल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो शिकायतें थी ऊर्जा विभाग से कहने के सामने आ रही थी, तो
वो जो नाराजगियां थी, उस नाराजगियों को दूर करने के लिए जो जो दूसरे जो आईएएस है, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है उन विभागों की कि उन विभागों में जो जी शिक्षा का व्यवस्था है उनको सुधारा जा सके। उसी दिशा में जो बड़ी ट्रांसफर लिस्ट है सामने निकल कर आई है। बिल्कुल। अनिकेत, बात की जाए तो इन 20 सूची में जो है 8 महिला अधिकारी भी शामिल है। हालांकि इनमें से 3 महिला आईएएस अधिकारी जो इनकी ज्यादा चर्चा है, क्योंकि 6 महीने पहले ही इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और अब जो इनका तबादला कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना, तो जब सरकार समय समय पर इस पर विचार करती है और देखती है जो भी अधिकारी इस विभाग में सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर जिम्मेदारी बदल दी जाती है। और अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो समय समय पर सभी विभागों की समीक्षा करते हैं और देखते हैं कि विभाग किस दिशा में कैसा काम कर रहा है और जो योजना है उनका सक्षमता से पालन हो पा रहा नहीं हो पा रहा, लोगों तक योजनाएं पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो वो कहीं ना कहीं समय समय पर जो समीक्षा वो मुख्यमंत्री करते हैं। और उस समीक्षा के दौरान ये देखने में आया कि तमाम जो अधिकारी थे उनकी कार्यशीलता थी विभागों के प्रति और जो योजनाएं थी सरकार की वो जब धरातल पर नहीं कर पा रही, जिससे लोगों में खासा नाराजगी आ रही थी और सरकार के प्रति की सरकार की छवि है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपनी छवि को बेहतर करने के लिए सरकार की योजनाओं का लोगों तक पहुंच पाए तो उस दिशा में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिला विभागों में। बिल्कुल। अनिकेत, अगर बात की जाए तो जिस तरह से विरोध देखने को मिला इन 20 आईएएस अधिकारियों का, इसके बाद जो उन 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, आरोप क्या क्या लग रहे हैं उन लोगों पर? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने सब बताया कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना ये पहली जिम्मेदारी तमाम सरकारी विभाग में तैनात अधिकारियों की होती है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय समीक्षा करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सरकार की जो योजना है वो मूर्त रूप से वो धरातल पर उतर रही है या नहीं उतर रही है, वो उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि बात करें विपक्ष की तो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करता रहता है समय समय पर अलग अलग माध्यमों से, फिर वो चाहे अव्यवस्थाएं हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था या फिर शिक्षा की बात या फिर ऊर्जा की बात हो, तो कहीं ना कहीं उन सवालों के और उन विरोधों का जवाब देने के लिए एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया जिसे 20 आईएएस को ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल। अनिकेत, यानी कि ये बात तय हो गई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, इससे ये बात एक तो तय हो गई है, साफ हो गई है कि अगर कोई भी अनियमितताएं पाई जाती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ये मायने नहीं रखता कि वो किस पद पर बैठे हैं। साफ तौर पर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए हर विभाग को काम करना है, वहाँ पूरी तरह से पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी रहे और तमाम जो योजना है वो लोगों तक पहुंच पाए और जहाँ भी अस्थिरता या व्यवस्था देखने को मिलेंगी वहाँ पर बदलाव किया जाएगा और उसी दिशा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। बिल्कुल। अनिकेत, आखिरी सवाल आपसे, उन अधिकारियों जो अधिकारी अभी काम कर रहे हैं या जिनका तबादले के बाद वहां पे पोस्टिंग लगा है, उनके लिए भी ये साफ निर्देश है कि अगर कोई भी अनियमितताएं पाई गई तो सीधे एक्शन होगा? अब बिल्कुल देखिए साफ तौर पर अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका पहले ही दोनों का सरकार पहले भी कहना था कि जो भी अधिकारी हैं वो अपनी कार्य व्यवस्थाओं को बेहतर और सुदृढ़ कर रहे हैं, अन्यथा और इसके पहले भी तमाम जो अधिकारी हैं उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया, उनके विभागों में बदलाव किया सरकार ने, जैसे मैंने बताया कि तमाम जो विभाग व्यवस्था और शिक्षा देखने को मिल रही है सरकार की योजना जो मूल रूप से धरातल पर नहीं उतार पा रहे थे, उन तमाम अधिकारियों को तबादला कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शिक्षक, जिसे समाज गुरु, मार्गदर्शक और बच्चों के भविष्य का निर्माता मानता है, लेकिन अगर उसी शिक्षक पर एक मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगे तो यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल उठाता है। बिहार के गयाजी जिले के आमस थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय से सामने आई इस घटना ने हर अभिभावक की चिंता बढ़ाकर रख दी है। आरोप है कि 11 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल के एक शिक्षक ने छेड़छाड़ की। बच्ची ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई, पूरी जानकारी साझा की, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रा की मां ने आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या बच्चों के लिए स्कूल वास्तव में सुरक्षित है? क्या शिक्षकों के सत्यापन, निगरानी और जवाबदेही की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? अगर स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में भी ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अभिभावक अपने बच्चों पर भरोसा कैसे कर पाएंगे? अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे? उनका भविष्य कैसे संवार पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, अगर शिक्षा के मंदिर में ही इस तरह की शर्मनाक घटनाओं के आरोप लगने लगे तो छात्र छात्राएं आखिर खुद को सुरक्षित कहां महसूस करेंगे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि स्कूलों में बाल सुरक्षा व्यवस्था, शिकायत तंत्र और जवाबदेही को और अधिक प्रभावी बनाया जाए? हालांकि इसी पे ज्यादा अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान सामने आया पहले वो सुनिए। नहीं बोल पाया तो एक लड़की ने, एक ही लड़की है, उसका 10-12 साल का लड़की है, 10-12 साल का लड़की है तो 1-2 बार छेड़ा उसका, वो नहीं बोला। अबर में बोला, पैसा दिखाया, कहा कि कल फिर आना आया, लड़की थी से घर से नहीं आने लगा। तो उसके माँ ने बोला, क्या क्यों नहीं जा रहे स्कूल? कब बात हो गया? तो हम नहीं पढ़ाई करेंगे, हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमको नौकरी चाकरी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बात हुआ कि आपका नहीं पढ़ाई पढ़िएगा? तो नहीं, तो हमको ऐसा ऐसा बात है। बोलता था कि तू अपना मामी का नहीं बताना, जहाँ हम तुम्हारा परीक्षा में पास करवा देंगे। तो फिर लड़की गया रात में तो हमको रो के बता रहा था कि मेरे साथ में मास्टर ऐसे ऐसे करता है, बोलता है। ये कल की घटना? ये कल के है। अच्छा, इसी बच्ची के साथ, आप ही के बच्चे के साथ नहीं और भी बच्चों के साथ? और मैं साथ में और किया है 2 पे। अच्छा, उन लोग सब नहीं किया, नहीं बोला किसी से। अच्छा, कौन सी क्लास में? पहले भी तीसरा में है। उम्र कितना हो रहा बच्ची का? 11 साल। अच्छा, क्या किस मास्टर के द्वारा किया गया? पंकज सर। तो जब आप लोग स्कूल पहुंचे तो आज वहाँ स्कूल में क्या हुआ? हाँ, स्कूल में गया तो सब डांटने बोलने लगे, तो हमारा पैर पकड़ा कि माफ कर दो, गलती हो गया, आपसे नहीं करेंगे, तो हमसे घूस ले लीजिए, छोड़ दीजिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से छात्रा के साथ बदतमीजी की गई, शिक्षक ने शिक्षक होने का जो स्वाभिमान होता है, जो गुरूर होता है, उसको तोड़ दिया। इस तरह की घटना सामने आई है। ऐसे में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ गया जी से हमारे संवाददाता कौसर आलम जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। कौसर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इस तरह की बर्बरता, हैवानियत एक छात्रा के साथ, वो भी स्कूल परिसर के अंदर, और जिस तरह से बयान पीड़ित परिवार का सुना जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि छात्रा से ये भी कहा जा रहा था कि घर पे किसी को मत बताना, पास करवा दिया जाएगा एग्जाम में। जी सब आपको बता दूं कि गया जिला के आमस थाना क्षेत्र में एक हरिहरपुर गांव है, जहां एक मध्य विद्यालय है। उस विद्यालय में एक टीचर द्वारा जो बच्चों के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, कई बच्चों के साथ में हुआ था, लेकिन एक बच्चे के साथ में कल जो मामला सामने आया है, वो बच्चे जो है वो रोने लगे, रोते हुए अपने घर पे गई, घर पे जाके अपने परिजनों को बताया, माँ बाप को बताया, और माँ बाप के अंदर में इतना ज्यादा गुस्सा फूट चुका कि वो उसके साथ में लगभग 30-40 महिलाएं, ग्रामीण जो थे, जेंट्स थे, वो स्कूल में पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर वहां हंगामा भी किया है, और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हंगामा करते हुए उस दौरान में जो बच्ची की जो माँ थी, उससे जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चप्पल उठाया, चप्पल उठाकर टीचरों के ऊपर पिटाई करना शुरू कर दिया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आमस थाना प्रभारी को, जो आमस थाना प्रभारी है धनंजय कुमार, उनको सूचना दी गई। मौके पे वहां पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद में जो टीचर है पंकज कुमार, उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर थाना पहुंचा। थाना में जाने के बाद में वहां कार्रवाई की गई और उसको पोस्को एक्ट के तहत और भी मामला जो है धाराओं में मामला दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन जब भी उसका गुस्सा नहीं संभला परिजनों का, तब परिजन वहां थाने में पहुंचे। थाने में पहुंच करके हंगामा किया है। अब तस्वीरों में दिखाया जा सकता है तस्वीरों में दिखाया जा सकता है सभा कि किस तरीके से वहां थाने में लोग पहुंचे हैं। अब पहुंच कर वहां के जो महिलाएं हैं वो अपने अपने बयान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आए दिन टीचरों की तरफ से इस तरह की हरकत की जाती है। कहीं न कहीं देखा जा सभा तो जो टीचर होते हैं, ये स्कूल को कहा जाता है कि मंदिर होता है, मंदिरों का घर होता है। जब मंदिरों के घरों में ही शिक्षक इस तरीके से हैवान बन जाएंगे तो छोटे छोटे जो बच्चियां हैं वो कहाँ सेफ महसूस कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीचर की लापरवाही तो सामने आई है। अब देखना यह होगा कि एक ही टीचर इसमें शामिल है या कितने टीचर शामिल है। पुलिस का यह कहना है कि हम आगे के तथ्य में जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन टीचर इस तरीके से हरकत करते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरा जांच पड़ताल किया जा रहा है। जी सब बिल्कुल।
कौसर, एक तो ये निजी स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में, ये तो ऐसे भी बड़ा सवाल उठ रहा है इसमें कि आखिर सरकारी स्कूल में जब शिक्षकों को चयनित किया जा रहा है, किस बेसिस पे रखा जा रहा है उन्हें? क्योंकि ऐसे शिक्षक स्कूलों में रहने लायक नहीं है। बिल्कुल सब आपको बता दूं कि इस तरीके के शिक्षक स्कूल में रहने के लायक नहीं है। जब शिक्षक ही हैवान बन जाएंगे तो जो छोटे छोटे बच्चियां हैं वो किस तरीके से अपना पढ़ाई करेंगी? ये जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तो बिल्कुल भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल तो बड़ा खड़ा हो रहा है। आखिर ऐसे में सरकार बड़े बड़े दावा तो करती है कि हमारे सरकारी स्कूल हर तरह से महफूज है, सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगा दिया गया है ताकि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगे। लेकिन सरकारी स्कूल की जब शिक्षक ही हैवान बन जाएंगे तो बच्चियां कहाँ जाएंगे वहां पढ़ने के लिए? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षक की लापरवाही जो सामने आई है, ये तो बिल्कुल गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। और शिक्षक के किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो पुलिस की तरफ से अभी अपडेट और पूरा नहीं आया है। लेकिन देखने वाली बात यही है सभा कि जिस तरीके से शिक्षक ने गलतियां की है, अगर इस तरीके से आए दिन शिक्षक गलती करते रहेंगे तो किस तरीके से लोग महफूज रह पाएंगे और अपने बच्चियों को क्यों स्कूल भेजेंगे? स्कूल भेजने से डरेंगे। तो कहीं ना कहीं सब सवाल खड़ा हो रहा है सरकार पे भी कि सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकारी स्कूलों में, लेकिन सरकारी स्कूल में तो बच्चियां सेफ है ही नहीं है। बिल्कुल कौसर, अगर बात की जाए तो क्या इस शिक्षक पे पहले भी आरोप लगे हैं या ये पहला मामला सामने आया है? स्कूल की हिस्ट्री क्या रही है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए सब आपको बता दो, ये शिक्षक पे पहला मामला नहीं है। एक लेडीज ने बयान दिया था तो उस बयान में साफ तौर से सुना जा रहा था कि जो टीचर है वो इससे पहले भी 2 बच्चियों के साथ में इस तरीके का हरकत किया था और साझा ये दिया गया था, बच्चियों को ये बोला गया था कि अपने घर पे मत न किसी और को बताना, हम तुम्हें टीचर जो एग्जाम होता है वो एग्जाम में हम तुम्हें पास कर देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीचर की तरफ से लालच दिया जा रहा था बच्चियों को। जो 2 बच्चियां थी या इस लालच की वजह से उन्होंने अपने परिजन को नहीं बताया या तो फिर वो डरी समझी हुई इसकी वजह से नहीं बताया। लेकिन ये एक बच्ची जो थी, जो 11 साल की बच्ची थी, तीसरी क्लास की, वो अपने जाके परिजन को बताया। परिजन वहां पे इकट्ठा हुए, गांव के ग्रामीण भी इकट्ठा हुआ और स्कूल में पहुंचे। वहां स्कूल में हंगामा भी हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल तो खड़ा हो रहा सवाल कि ये स्कूल जो है, स्कूल के खिलाफ इस तरीके से जो बयान आया है, स्कूल के खिलाफ इस तरीके से जो मामला आया है, अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस स्कूल की तरफ से किस तरह का एक्शन लेती है। पुलिस या टीचर को जो गिरफ्तार किया है, ये टीचर कौन कौन लोग थे और कितने लोग टीचर इस तरीके के मामले में शामिल है, ये सब जांच करने का विषय है। पुलिस की तरफ से यही बयान आया है कि हम और भी लोगों को जांच किया जा रहा है और भी लोगों का हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। और आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर पूरी तरीके से जांच करके कार्रवाई करेंगे। परिजनों का आश्वासन दिया गया है। जी सवाल बिल्कुल कौसर, इस स्कूल में शिक्षक कितने हैं, छात्र कितने हैं? क्योंकि जिस तरह से इस तरह की घटना हो गई, बच्चों के साथ बदतमीजी और किसी को पता नहीं लगी, खबर नहीं लगी या मामला को दबाया गया, पूरा मामला क्या है? परिजन क्या कह रहे हैं? पीड़ित परिवार जो है वो क्या कह रहे हैं? वहां के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपने सबसे बातचीत की है। देखिए सब आपको बता दो, जो ये स्कूल है, इस स्कूल में लगभग 100 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं और इस स्कूल में लगभग 10 से 12 टीचर हैं, जिसमें जेंट्स भी है, दोनों हैं। लेकिन इस स्कूल के बारे में हम बताएं आपको तो ये स्कूल आज से नहीं, लगभग 20 साल से ये स्कूल चल रहा है। और ये स्कूल जो बताया जा रहा है वो स्कूल यहाँ पे हरिहरपुर गांव है, आमस थाना क्षेत्र में, उसी गांव में स्कूल है, मध्य विद्यालय है। और स्कूल के बारे में हम आपको बताएं तो यहाँ लगभग कई सालों से ये स्कूल चल रहा है। इसमें लगभग 100 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं और 8 से 10 टीचर हैं इसमें। परिजनों का जो ये आरोप लगाया गया है, तो परिजन का आरोप बिल्कुल सख्त है आरोप, क्योंकि परिजन का साफ तौर से यही कहना है कि इस तरीके से अगर स्कूल में हरकत होने लगेगा तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। महिला टीचर है वहाँ पे? महिला टीचर है या सिर्फ पुरुष टीचर है वहाँ पे? देखिए सब आपको बता दूं कि हर स्कूल जो यहाँ सरकारी होते हैं अधिकतर उसमें महिला टीचर भी होती हैं। इसमें भी महिला टीचर है। महिला टीचर जब इसमें इस तरीके से जब स्कूल में आज बच्चियों के साथ में हरकत हो रहा, कल को महिला टीचरों के साथ हरकत हो सकती है। इसी वजह से जो यहाँ के जो परिजन हैं, परिजनों ने आरोप लगाया और परिजनों ने आरोप जो लगाया वो बिल्कुल सत्य आरोप लगाया। परिजनों का ये भी कहना है कि अगर इस तरीके से सरकारी स्कूल में इस तरीके से जो टीचर है हरकत करेंगे तो हम अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं होता, हम गरीब परिवार से हैं, तो हम अपने बच्चों को तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि करोड़ों रुपए हम स्कूल के पीछे में खर्च कर रहे हैं और कई तरीके से सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा का मंदिर में ही टीचर जो है वो मेहमान बन जाएंगे तो बच्चे कहाँ सेफ रह पाएंगे? ये सवाल। बिल्कुल कौसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल जिस तरह से ये मामला सामने आया है काफी झकझोर कर रख देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आना काफी शर्मनाक है और ऐसे में सवाल तो बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही।
खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।